प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन यानी समाज कैसा था। समाज का अध्ययन करने के लिए हम जिन टॉपिकों को इस्तेमाल करते हैं, जिनको जानना जरूरी है, वह है समाज का संगठन, समाज का स्वरूप कैसा था, परिवार, स्त्रियों का स्थान, रहन सहन, आभूषण, मनोरंजन के साधन, ये इत्यादि जो चीज़ें हैं, वस्त्र, वेशभूषा आदि, तो ये सभी समाज के संदर्भ में हमें इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी काल और समय और किसी भी सभ्यता और संस्कृति के समाज का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की, और उसमें सामाजिक जीवन में जो पहला टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है समाज का स्वरूप, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। तो हम उत्खनन की बात करते हैं कि खुदाई में कितने प्रकार के लोगों के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो उनमें 4 प्रकार की प्रजातियों के लोग के अवशेष मिलते हैं: प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और अल्पाइन। इनमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो हैं भूमध्य सागरीय लोग, जिनके जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला समाज का जो वर्ग मान सकते हैं, पहले वर्ग में विद्वानों का रहा होगा, जिसमें शायद पुजारी, ज्योतिषी, चिकित्सक आदि शामिल रहे होंगे। दूसरा वर्ग योद्धाओं का रहा होगा, यद्यपि उत्खनन में विशेष अस्त्र शस्त्रों के अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी योद्धा वर्ग रहा होगा। तीसरा जो वर्ग था वो था नागरिकों का, दुकानदारों का, शिल्पियों का, कारीगरों का इत्यादि का रहा होगा। चौथे वर्ग में गृह सेवक, किसान, श्रमिक आदि रहे होंगे। दूसरा बात करते हैं परिवार की। तो खुदाई में प्राप्त छोटे बड़े आवासों और ग्रहों की बहुसंख्यक अवशेष इस बात के द्योतक हैं कि परिवार की जो मूल इकाई थी, समाज की जो मूल इकाई क्या थी? परिवार। जैसे आज भी समाज की मूल इकाई परिवार है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी परिवार ही समाज की मूल इकाई था। विद्वानों का अनुमान था है या यूं मानते सकते हैं कि आज भी संयुक्त परिवार हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में संयुक्त परिवार विद्यमान थे, जिसमें प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोता नाती, दादा दादी, काका काकी इत्यादि एक साथ निवास करते थे। अब परिवार किस तरह का था? परिवार की बात करते हैं कि परिवार पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक है। तो हम ये बहुसंख्यक नारी मूर्तियों, नारी के महत्व को देखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज है, जो परिवार है, उसको इतिहासकारों ने, विद्वानों ने मातृसत्तात्मक परिवार माना है, जहां पिता की तुलना में माता का स्थान सर्वोपरि होता था। द्रविड़ समाज में मातृ प्रधान था। नारी का स्थान, स्त्रियों के स्थान की बात करते हैं तो समाज में स्त्री का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। वो नारी का आदरपूर्ण परिवार की मुखिया थी, पोषिका थी। बच्चों का लालन पालन करना, अवकाश के घर में सूत काटना, मुद्राओं बनाना, चिंत्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्त्रियों में उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। कुल मिला के हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों का स्थान कैसा था, उनका सम्मान कितना था, कितने स्तर पर उनको प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त था। तो ये कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार होने के नाते सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि था, सर्वश्रेष्ठ था और आदरपूर्ण उनका सम्मान था। और धार्मिक समारोह में वो अपने पति के साथ सम्मान सहित भाग लेती थी। रहन सहन की बात करते हैं तो
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, समृद्ध जीवन की कामना करते थे। खुदाई में प्राप्त कलश, थालियां, कटोरी, कटोरा, गिलास, परात, कुल्हाड़ी, प्याली, तस्तरी, घड़ा, चम्मच आदि मुद्राओं पर अंकित कुर्सी, तिपाही आदि से उनकी संपन्नता को प्रकट करते हैं। और जीवनी उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में पत्थर का स्थान तांबा, कांसा ने ले लिया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का रहन सहन भी उच्च स्तर का था। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के वस्त्राभूषण, केश विन्यास, जैसे कि वो मिट्टी, पत्थर, सीप आदि के वो विभिन्न आभूषण पहनते थे। और जहाँ तक केश विन्यास का शौक था, खुदाई में प्राप्त शीशा, कंघी इस बात का पुष्टि करते हैं कि लोग दाढ़ी और मूंछ रखते थे, केशों को सवार कर पीछे की ओर फीते से बांधते थे, बालों को पिन की सहायता से संवारते थे, सोना, चांदी, तांबे के बने होते थे उनके फीते। खुदाई में उस्तरा भी मिलता है, जिससे पता लगता है कि लोग हजामत भी बनाते थे। कुछ मुद्राओं और मूर्तियों से पता चलता है कि लोग दाढ़ी भी रखते थे, मूंछें मुंडवा देते थे। स्त्रियों को भी केश विन्यास का शौक था। आजकल की स्त्रियों की भांति भी बीच में मांग निकाल कर चोटी करती थी। कुछ स्त्रियां अपनी चोटी को शीश पर कई व्रतों में लपेट लेती थी, कुछ बाड़ों का जूड़ा बनाकर फीते से बांध लेती थी। स्त्रियां काजल, सूरमा, सिंदूर, बालों को पिन, इत्र, पाउडर का प्रयोग करती थी। और आप ये मान के चलिए कि आज 21वीं सदी में भी महिलाएं लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं भी काजल, सूरमा, इत्र और लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थी। आभूषण के प्रेमी थे। खुदाई में कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कंगन, छड़ा, चूड़ियाँ, अंगूठी, करदनी, पायजेब, नाक में पहनने के आभूषण आदि प्राप्त होते हैं। इनको बनाने में मूल्यवान पत्थरों, सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि धातुओं का प्रयोग होता था। धनी और निर्धन सभी आभूषण पहनने के शौकीन थे। लड़ियों के हार भी प्राप्त होते हैं। अंगूठियाँ अधिक संख्या में मिलती हैं। चूड़ियों, कंगन, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शंख मिट्टी के बनाए जाते थे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण, सौंदर्य प्रेमी थे। खान पान की बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन जो लोग थे, खान पान उनका उच्च स्तर का निश्चित रूप से रहा होगा। गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल, विविध फल, सब्जी मुख्य खाद्य पदार्थ थे। मुद्राओं पर अंकित चित्रों से उनके मांसाहारी होने के भी प्रमाण मिलते हैं। गाय, भैंस, बकरी के दूध का उपयोग किया जाता था। वो लोग संभवतः मछली, गाय, सुअर, भेड़, मुर्गे का मांस खाते थे। हड़प्पा कालीन लोगों में मद्यपान की प्रथा थी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बारे में साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधन, क्योंकि समाज में मनुष्य जीवन जीता है, रहता है, उसमें आमोद प्रमोद का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और रहेगा। हड़प्पा कालीन लोग भी आमोद प्रमोद के शौकीन थे। मछली पकड़ना, शिकार करना उनको मनोरंजन के प्रिय साधन थे। मुद्रा पर कुछ तीर कमान और बारहसिंगे का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इनसे स्पष्ट होता है कि वो शिकार करके भी अपना मनोरंजन करते थे। इसके अलावा मनोरंजन के लिए सांडों, मुर्गों, तीतर, बटेरों को लड़ाया करते थे और या व्यायाम प्रेमी थे। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को व्यायाम करते हुए दिखाया गया है। विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। पत्थर, मिट्टी, हाथी दांत के बने हुए अति सुंदर पासे, गोटियां मिलती है। इस प्रकार चौपड़ और शतरंज से मिलता हुआ खेल भी वो खेला करते थे। नृत्य और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। जैसे नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, उससे भी ये पता चलता है कि नृत्य, संगीत और गायन के द्वारा भी सिंधुवासी अपने मनोरंजन करते थे। कुछ मुद्राओं पर तबले, ढोल की आकृतियां भी मिलती हैं। इससे पता चलता है कि नृत्य के समय वे इन वाद्यों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए भी उचित प्रबंध कर रखा था। बच्चों के खिलौने मिलते हैं, जिनमें झुनझुने, सीटियां, बैल, जूड़े, गाड़ियां, खिलौने, नर नारियां, पशु पक्षियों का आदि के खिलौने प्राप्त होते हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
पढ़ना लिखना जानते थे। लोगों के जीवन में बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा का एक विकसित पाठ्यक्रम भी अवश्य उन्होंने बनाया होगा। और लिखने का काम मुख्यतः तख्तियों पर होता था। खुदाई में कुछ तख्तियाँ मिलती हैं लकड़ी की, इन तख्तियों पर लकड़ी की कलमों से लिखाई की जाती थी। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक खिलौनों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि वो बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने में विश्वास करते थे। तोल माप के निश्चित साधनों से अनुमान होता कि बच्चों को अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। खुदाई में प्राप्त बाटों के आधार पर दशमलव पद्धति की उनको जानकारी होने प्रमाणित होता है। और ज्यामिति का ज्ञान उनको था। भवन निर्माण के संदर्भ में ज्योतिष के मूल सिद्धांतों की भी उनको जानकारी थी। और लोग रोगों से बचने के लिए चिकित्सा संबंधी ज्ञान भी उनको था। संभवतः विद्यार्थियों को संगीत, नृत्य, ज्योतिष, चिकित्सा, चित्रकला आदि की और शिल्प संबंधी शिक्षा दी जाती थी। लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। लिपि के द्वारा ही पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो बहुत सी मुद्राओं, ताम्रपत्रों, मिट्टी की बर्तनों पर लेख अंकित मिलते हैं, लेकिन ये लेख केवल 1 या 2 पंक्तियों के ही प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वान इन लेखों को पढ़ने में अब तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हंटर महोदय का मत है कि लेख चित्रलिपि में है, इसलिए इसको चित्राक्षर लिपि कहना चाहिए। लिपि का प्रत्येक चित्र, चिन्ह किसी विशेष शब्द अथवा वस्तु को प्रकट करता है। और विद्वानों ने अब तक 396 चिन्हों की सूची बनाई है। विद्वानों का यह मानना है कि सैंधव जो लिपि है, पहली पंक्ति दाहिनी ओर से बाईं तरफ लिखी जाती थी और दूसरी जो पंक्ति है वो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लिखी जाती थी। इस लिपि को वस्त्रोत्फेदन लिपि भी कहा जाता है। बात करते हैं कला की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला में भी निपुण थे। भवन निर्माण, संगीत कला, नृत्य कला, नगर निर्माण, केश विन्यास कला, बर्तन, मूर्ति कला आदि। इनकी जो मूर्तियां हैं, साधारण पत्थर, लाल पत्थर, चूना पत्थर, हरा पत्थर, अमेजन पत्थर, वैदूर्य पत्थर, नील स्फटिक, लाल स्फटिक आदि की बनी हुई होती थी, जिनको शायद वो बाहर से मंगाते थे। फलतः पाषाण मूर्तियों की संख्या कम मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला में भी निपुण होते थे। धन्यवाद।